हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस एग्जाम कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई पेपर जो है वो किस तरह का था, उसका लेवल कैसा था। 2023 के कंपैरिजन में इस साल जो पेपर था वो इजी था, डिफिकल्ट था या वैसा ही था। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और कितने मार्क्स पर कौन सी रैंक आ सकती है, या फिर जो लास्ट आईआईटी हमें कितने मार्क्स पे आईआईटी मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, सबसे पहले तो हम पेपर के पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर का जो पैटर्न है वो 2023 का एग्जैक्टली सेम ही पैटर्न है। वही जो पैटर्न पेपर 1 का था वैसा ही पेपर पैटर्न इस बार 1 का है, और 2023 में जो पेपर 2 का पैटर्न था वही पेपर 2 का इस साल पैटर्न है। बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है आईआईटी ने लगातार 2 साल में सेम पैटर्न रिपीट कर लिया। पेपर 1 में 4 एससीक्यू थे, फिर 3 एमसीक्यू थे, फिर 6 जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस, और 4 मैच द कॉलम जो सिंगल करेक्ट फॉर्म में दे रखे हैं। पेपर 2 में वही 4 एमसीक्यू, जो 3 चीजें हैं ये तो एज इट इज कैरी हो गई हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। जो 4 क्वेश्चंस का डिफरेंस हुआ बस पेपर 1 में एमटीसी एससीक्यू फॉर्मेट है, और पेपर 2 में न्यूमेरिकल पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आंसर जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का है। एग्जैक्टली सेम ही पैटर्न जो है वो 2023 में भी था। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इस बार जेई की तरफ से कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट पेपर के पैटर्न में नहीं था। तो अब सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में देखिए आप, अगर हम यहाँ देखें तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए गए हैं वो है वेक्टर 3D पार्ट से, और वो एज एक्सपेक्टेड वेक्टर 3D डेफिनेट इंटीग्रेशन इन्हीं से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वेक्टर 3D से आप देख सकते हो कि लगभग 19 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए। फिर उसके बाद में आप देखो तो एक बस सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि इस बार फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फंक्शन से 13 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आप यहाँ अगर हम देखें तो 11 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से हर बार इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जो यहाँ थोड़ा सा सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। वो भी आप इस क्वेश्चन को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में अलॉट तो कर दिया, बट उस क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम का ज्यादा पार्ट था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है उससे इस बार बहुत ही कम पूछा गया है। एंड एक और जो है सीक्वेंस प्रोग्रेशन, बहुत हैवी वेट चैप्टर होता है, और सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन से भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया है। वैसे आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो पहले जैसे 18 क्वेश्चंस आते हैं, पिछले 2 साल से 17 क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक पेपर में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर कम किए हैं दैट मीन्स इसका मतलब कुछ चैप्टर्स से वेटेज जो है वो वैसे ही कम होना था। बट फिर भी जो थीम है वो वही है जो हर साल की होती है। जो वेटेज जिन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं चैप्टर से ही ज्यादा क्वेश्चंस इस साल भी आए हैं। ब्रांच के हिसाब से अगर हम देखें, पहले तो हम अगर जैसे 11th और 12th के सिलेबस के हिसाब से देखें तो 11th पार्ट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, जो परसेंटेज वेटेज है वो 28% है, जबकि 12th से जो परसेंटेज वेटेज है वो 73% है। हल्का सा थोड़ा सा 11th से कम पूछा गया है। जनरली ये जो वेटेज होता है वो 40% के आसपास मैथमेटिक्स में रहता है। 40% पार्ट जो है वो 11th का होता है और 60% पार्ट जो है 12th का होता है। तो वेटेज वाइज हम देख सकते हैं कि 12th पे ज्यादा फोकस्ड है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं इजी, कितने मीडियम है, कितने डिफिकल्ट हैं, तो आप यहाँ अगर हम देखें तो टोटल 34 क्वेश्चंस हैं। उसमें मीडियम क्वेश्चंस जो है वो 20 क्वेश्चंस को हम मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हैं, 8 क्वेश्चंस को डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल सकते हैं, और 6 क्वेश्चंस को हम इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। मार्क्स के हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल 120 मार्क्स में से 70 मार्क्स का जो पेपर था वो मीडियम कैटेगरी का था, 30 मार्क्स का जो पेपर था वो डिफिकल्ट था, और 20 मार्क्स का जो पेपर था वो इजी था। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसकी सब्जेक्ट मोर देन एवरेज है वो 20 जो मार्क्स हैं ये बहुत इजीली अचीव किया जा सकता है। और जो ये डिफिकल्ट है 30 मार्क्स, इसके लिए आपकी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब भी आपसे ये क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा सा आप ये देख सकते हैं भाई, ये जो मीडियम कैटेगरी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो मैथमेटिक्स में जो पिछले 2-3-4 साल का जो पैटर्न आप देखो, तो उन पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा मैथमेटिक्स में एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा रहती है। जो हायर कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन थोड़ी सी इंटेंसिव रहती है। इस बार लास्ट ईयर के पेपर्स के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन है उतनी लेंदी नहीं है, थोड़ी सी कम है। इसलिए आप जो मैं ज्यादातर क्वेश्चन जो मीडियम कैटेगरी में डाले गए हैं। ब्रांच वाइज अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कैलकुलस से पूछे गए हैं।
कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस मिला के 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वेटेज है वो अलजेब्रा का है, एज एक्सपेक्टेड यही रहता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछ लिए गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D से भी। ट्रिग्नोमेट्री से एज एक्सपेक्टेड आप देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछे गए। तो और अगर हम अक्रॉस दी ब्रांच देखें तो जो आपको अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट साइड में आए हैं, जबकि आप यहाँ देख सकते हो कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें जो लेंदी कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे हर साल, वो इस साल नहीं पूछे गए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेक्शन है वो इजी पार्ट में आएगा। इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो भी कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, वो उसमें भी आप देख सकते हो कि लगभग 20 मार्क्स में से 16 मार्क्स जो है इजी और मीडियम कैटेगरी में है। डिफरेंशियल कैलकुलस में 7 मार्क्स हैं जो डिफिकल्ट कैटेगरी में डालोगे। तो ओवरऑल जो आप देखो तो वही जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो इस साल थोड़ा सा कम आया है एज कम्पेयर टू 2023, और जो 2022 और 2021 में जो ज्यादा आया था उसके कंपेरिजन में 2023 में ऑलरेडी थोड़ा कम कर दिया गया था, और वो इस साल और ज्यादा नॉर्मल कर दिया गया है। तो अगर हम मैथमेटिक्स के पेपर को ओवरऑल समराइज करें तो 2023 के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा सा इजियर साइड में था। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसके लगभग 100-120 मार्क्स आते हैं उसके लिए इस बार 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा वो अटेम्प्ट कर सकता था एज कम्पेयर टू 2023। तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो आप कट ऑफ में भी देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, अभी आपने मैथ्स का जी एडवांस 2024 के पेपर का एनालिसिस देखा। अब अपन जो है वो केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस देखते हैं। यदि सबसे पहले हम चैप्टर वाइज एनालिसिस देखें तो ये जो है वो कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, जिनमें कि आप देखोगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो है वो 2 सवाल आए। दोनों सवाल बहुत ही आसान थे। यदि फिजिकल केमिस्ट्री में हम देखें तो एक केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं है। जनरली जो है वो काफ़ी हैवी वेट चैप्टर भी होता है, हम क्लास में भी उसको काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स देते हैं, लेकिन एक भी सवाल जो है वो उसका नहीं था। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज यूजुअल जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो वेटेज है वो यदि हम देखें तो 11 मार्क्स का है, जो कि जनरली आप ऑर्गेनिक के पेपर में देखोगे तो ईयर ऑन ईयर हमेशा जो है वो ज़्यादा ही रहता है। यदि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक में जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग, इन सब का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कोऑर्डिनेशन 15 मार्क्स का है, ये जो है वो बॉन्डिंग 11 मार्क्स का है। इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन के भी आप सवाल देखोगे तो उनमें भी जो है वो बहुत सारे सवाल ऐसे थे। जैसे एक सवाल ऐसा था जिसमें अपने को नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल स्पीसीज पूछा था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आधे सवाल को सोल्व करने में कोऑर्डिनेशन का रोल था, और कुछ 2-3 स्पीसीज थी जिनकी शेप को जानने में जो है वो बॉन्डिंग का रोल था। तो इसलिए ये जो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन का जो वेटेज है वो हमेशा जनरली जो है वो जेई के पेपर में, चाहे वो जेई एडवांस हो चाहे जेई मेन हो, जनरली जो है वो ज़्यादा रहता है। इस साल भी जो है वो इसका वेटेज काफ़ी ठीक था। हाँ, इनऑर्गेनिक में एक चीज़ हम जरूर देख सकते हैं कि मेटलर्जी से एक भी सवाल नहीं है। जनरली जो है वो लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर्स देखोगे तो उसमें मेटलर्जी से जी एडवांस एक सवाल पूछता ही पूछता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस से जो 2 सवाल आए थे वो पैराग्राफ बेस्ड थे, और वो दोनों ही सवाल जो हैं वो एक्चुअल में रिलेटिवली काफ़ी डिफिकल्ट भी थे, थोड़े एम्बिगुअस भी थे, है ना। वो वैसा सा क्वालिटेटिव एनालिसिस जी एडवांस ने वापस पूछा है जो आज से 10 साल 15 साल पहले पूछता था। नेक्स्ट यदि हम क्लास वाइज बात करें तो 11th का जो वेटेज था वो लगभग 21% था, और 12th का जो वेटेज है वो 79% है। वैसे तो ये जो 12th का वेटेज ज़्यादा आया है इसके 2 रीज़न है। एक तो ये कि भाई जैसे ऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि एक सवाल में हाइड्रोकार्बन का भी रोल है और उसी सवाल में जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स का भी रोल है। तो उस सवाल को फिर जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही इंक्लूड कर लेते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड्स 12th का टॉपिक है, तो इसलिए जो है वो 12th का वेटेज थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली भी जो है वो जो इस बार का पेपर था वो थोड़ा सा ऐसे बैलेंस्ड नहीं था। एक्चुअल में जो है वो 11th के टॉपिक्स का जो वेटेज है वो रिलेटिवली कम था इन कंपैरिजन टू 12th। यदि ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें तो 14 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजी थे, 14 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट थे।
मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि केमिस्ट्री के पेपर में या तो सवाल आसान थे या जो है वो डिफिकल्ट थे। तो यदि आपको बहुत अच्छा करना था पेपर में तो आपको बहुत ही सेलेक्टिव होके सवाल करने थे। ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जो 49 मार्क्स के हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 14 थे, उसमें जो है वो दो कैटेगरी के सवाल हैं। एक तो सवाल जो एक्चुअल में डिफिकल्ट थे और एक ऐसे सवाल भी जो रिलेटिवली थोड़े से एम्बिगुअस हैं, जिनका जो आंसर है वो एक्चुअल में अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस के एक सवाल का आंसर जो है वो जो वोगल की एक बुक आती है उसमें जो है वो एक एडिशन में अलग है और एक एडिशन में अलग है। तो इसलिए कुछ सवाल जो एक्चुअल में जो है वो डिफिकल्ट थे वो तो डिफिकल्ट हैं ही है, और कुछ सवाल जो एम्बिगुअस थे उनको भी जो है उस डिफिकल्ट की कैटेगरी में मैंने लिया है। इसलिए जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन है वो रिलेटिवली इजी के ऑलमोस्ट इक्वल है। नेक्स्ट, यदि डिफरेंट सेक्शंस में जो है वो हम लोग डिफिकल्टी एनालिसिस करें तो एक्चुअल में आप ऐसे देख सकते हो कि फिजिकल में 24 जो मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो आसान थे। मतलब फिजिकल में एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो कि डिफिकल्ट था। तो यदि वैसे हम अक्रॉस द फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक देखें तो सबसे आसान जो पार्ट था वो फिजिकल का था। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में जो है वो डिफिकल्ट वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा था। उसका जो रीज़न है वो डेफिनेटली कुछ इक्के दुक्के सवाल इसमें जो है वो एम्बिगुअस भी हैं, और साथ साथ में जो है वो जितने भी ऑर्गेनिक के सवाल हैं, रेयरली कोई सवाल था जिसमें कि सिंपल एक रिएक्शन और हम उसका प्रोडक्ट लिख पाएँ या हम उसका आंसर कर पाएँ। सभी जो सवाल थे ऑर्गेनिक के वो ऐसे थे जिनमें हमें कम से कम जो है वो 5 या 7, किसी में तो जो है वो लगभग 15 या 20 रिएक्शंस एक साथ याद हों तभी जो है वो हम उस सवाल के सही आंसर तक या एंड आंसर तक पहुंच पाएंगे। इनफैक्ट इक्के दुक्के सवाल ऐसे भी थे जिनमें कि जो है वो हमें पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने नॉलेज से जो है वो फाइनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और देन जो है वो अपने को फिजिकल केमिस्ट्री का यूज़ करके जो है वो आगे उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट था वो रिलेटिवली मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था इन कंपैरिजन टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में भी डेफिनेटली जो इजी वाला सेक्शन था वो फिजिकल के बराबर था, लेकिन जो है वो डिफिकल्ट वाला पोर्शन भी जो है वो लगभग 17 मार्क्स ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे। और ओवरऑल वैसे यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि फिजिकल का ओवरऑल वेटेज भी रिलेटिवली कम था, जो कि जनरली नहीं होता। जैसे आप लास्ट ईयर के पेपर की बात करेंगे 2023 या उससे पहले 22, 21, तो जनरली फिजिकल का जो वेटेज है या मतलब तीनों का वेटेज है वो लगभग बराबर सा रहता है, और यदि हल्का फुल्का ज़्यादा रहता है तो फिजिकल का ही रहता है। लेकिन इस साल के पेपर में जो है वो वेटेज फिजिकल का रिलेटिवली कम भी हुआ, फिजिकल रिलेटिवली आसान भी हुई, और जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो वेटेज है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट भी हुआ। तो ये जो है वो अपना टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज डिफिकल्टी एनालिसिस था। यदि हम ओवरऑल पेपर को देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में केमिस्ट्री का जो पेपर है वो रिलेटिवली जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट भी है। लास्ट ईयर थोड़े से जो एम्बिगुअस क्वेश्चंस थे वो नहीं थे, इस बार जो है वो 2-3 सवाल ऐसे हैं जो एम्बिगुअस हैं, जिनका इंतजार सब लोगों को रहेगा कि फाइनली जेईई एडवांस उसका क्या आंसर देता है। तो मैथ्स और केमिस्ट्री का एनालिसिस आपने देख लिया, अब अपन फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस से। तो चैप्टर वाइज एनालिसिस में जैसे ये जो चैप्टर से जितने क्वेश्चंस आए और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए ये दिख रहे हैं अपने को। तो इस तरफ देखो, हाईएस्ट वेटेज जो अपने को दिख रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। ओवरऑल देखें अपन तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला हिस्सा है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए जो यूजुअली हमेशा आते हैं। अगेन ऑप्टिक्स जो है, ज्योमेट्रिकल और वेव ऑप्टिक्स मिला के 6 क्वेश्चन आए, ठीक है। ऑप्टिक्स का भी वेटेज यूजुअली जो है वो ज़्यादा होता है। इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है, एक दो बड़े नाम है, बिग नेम्स दैट आर मिसिंग। कैपेसिटेंस के पास जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो दैट इज़ अ बिग थिंग कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जिसमें अपन इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नथिंग रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी वाज आस्क्ड। एक और जो बड़ा नाम मिसिंग है वो यहाँ पर अपन मैकेनिक्स में देखें तो सेंटर ऑफ मास या वर्क पावर एनर्जी, इनके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, वो बड़े नाम मिसिंग है। लेकिन उनका एप्लीकेशन कंप्लीटली मिसिंग नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है जैसे क्वेश्चन में लग रहा था, बट जो चैप्टर हमने यहाँ पर असाइन किए हैं क्वेश्चंस को वो इस बेसिस पे किए हैं कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 2 या 3 चैप्टर का मिक्सचर लग रहा है, कि एक क्वेश्चन है जिसमें एसएचएम भी लग रहा है और सेंटर ऑफ मास भी लग रहा है, तो उसको एसएचएम असाइन किया है, वो वाला चैप्टर असाइन किया है जो कि बाद में पढ़ाया जाता है।
तो इसलिए वो क्वेश्चन एसएचएम में काउंट हो गया, जबकि उसमें सेंटर ऑफ मास के भी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे होंगे। तो इट्स नॉट लाइक सेंटर ऑफ मास इज कंप्लीटली मिसिंग, बट यस वन ऑफ द बिग नेम्स दैट इज मिसिंग इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th और 12th में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन था पेपर में? तो ये फिजिक्स के पेपर की एक जो बात है जो कि डिफरेंट फ्रॉम केमिस्ट्री और मैथ्स थी, कि बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर था। यूजुअली व्हाट वी एक्सपेक्ट इज 12th वाले पोर्शन से ज्यादा वेटेज आएगा, 60-40 का डिस्ट्रीब्यूशन अपन एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इस टाइम उन्होंने बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्म पेपर डिस्ट्रीब्यूशन रखा। ऑलमोस्ट 50-50% है। 58 मार्क्स का जो क्वेश्चन आए थे वो 11th क्लास से आए थे, और 62 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो क्लास 12 से थे। तो दिस वाज अ वेरी गुड थिंग कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर आया था। ये डिफिकल्टी लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ, जैसे 14 क्वेश्चंस डिफिकल्ट, 11 मीडियम एंड 9 इजी मार्क किए हुए। तो डिफिकल्टी लेवल जो मार्क किया है फिजिक्स में, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि हम जानते हैं कि फिजिक्स में वो लैंग्वेज वाला बैरियर होता है। जब कोई क्वेश्चन करना है अपने को, तो अपन फर्स्ट हर्डल पे ही अटक जाते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी मुश्किल होती है कि हमें वो क्लियर नहीं हो पाता कि कैसे प्रोसीड करना है। और अगर वो फर्स्ट हर्डल क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन बिकम सो इजी कि जितने लाइन लग के क्वेश्चन लिखा गया उससे कम लाइंस में तो आंसर आ जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें डिफिकल्ट में ऐसे डाले हैं जिसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर किया गया था, ऐसी लैंग्वेज का यूज किया गया था जो पहले नहीं देखा था हमने। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में वेव ऑप्टिक्स और एसएचएम का मिक्सचर कर दिया गया था, विच हैज नेवर बीन सीन अर्लियर, किसी क्वेश्चन में हमने कभी नहीं देखा। तो वो क्या है, उस क्वेश्चन का परसेप्शन लैंग्वेज डिफिकल्ट हो जाती है। इवन तो अगर आप उसको वो लैंग्वेज वाले हर्डल को पार कर लेते हो, देन दैट क्वेश्चन बिकम्स इजी, बट उसको मैंने डिफिकल्ट में रखा, इसलिए नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस थोड़े से यहाँ पर ज्यादा है। फिर ये है सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप, तो जैसे मैकेनिक्स पार्ट 1 में बता दूं आपको कि मैकेनिक्स पार्ट 1 से हमारा मतलब है काइनेमेटिक्स से लेकर रोटेशन तक, और मैकेनिक्स पार्ट 2 से हमारा मतलब है फ्लूइड मैकेनिक्स से लेकर साउंड वेव्स तक। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, एसएचएम, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव्स और ग्रेविटेशन। तो मैकेनिक्स पार्ट 1 से क्वेश्चंस तो आए, लेकिन सारे देखो डिफिकल्ट लेवल वाले ही आए। मतलब ये काम नहीं चलेगा अपने से कि मान लो रोटेशन में हमको सारे बेसिक्स आते हैं, लेकिन कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन हमारा वीक है, तो फिर आपसे रोटेशन के क्वेश्चंस नहीं होंगे। जो भी क्वेश्चन आए थे वो डिफिकल्ट लेवल के ही आए थे। बाकी सब में आप देखेंगे, जैसे थर्मल फिजिक्स है, इसमें मीडियम लेवल की ज्यादातर जो मार्क्स आए अपने इजी 7 मार्क्स के क्वेश्चन है और 4 ही मार्क्स के डिफिकल्ट है। थर्मल फिजिक्स और इजी कि अगर आपको वो पोर्शन आता है तो आप आराम से उसमें स्कोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो जैसा एक्सपेक्टेशन होता है ना अपना डिस्ट्रीब्यूशन का, वैसे ही था कि चलो इजी तो कम थे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर मीडियम लेवल और थोड़े से क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल थे। और वैसे अगर आप ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो 33, 38, 49, और इस 49 में जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप वो लैंग्वेज समझ लो तो इनफैक्ट इसमें से कई सारे क्वेश्चंस इधर शिफ्ट हो सकते हैं। तो काफी इवन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता कि इजी और डिफिकल्ट जो थे वो थोड़े से कम और मीडियम जो है वो थोड़े से ज्यादा, जो नॉर्मली अपन किसी भी जेईई एडवांस पेपर में फिजिक्स में एक्सपेक्ट करते हैं। तो कीप दिस इन माइंड कि ये डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो क्वेश्चंस हैं ये कैलकुलेशन के बेसिस पे डिफिकल्ट नहीं बोले गए, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी डिफिकल्ट बोले गए। सो दिस वाज द फिजिक्स समरी। अब अपन थोड़ा सा ओवरऑल समरी की बात करते हैं कि ओवरऑल ये जो पूरा पेपर था, वेयर डज इट स्टैंड इन कंपैरिजन टू 2023। आपके कट ऑफ मार्क्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, और कितने मार्क्स पे आपको आईआईटी में कोई ब्रांच मिल जाएगी, ये क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। दैट इज एन एस्टिमेट फ्रॉम अस। तो सबसे पहले तो देखो डिफिकल्टी लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट वाइज, हमने सबको इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज आपको बता दिया। अब एक साथ देखो, मैथ्स में आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो 20 इजी क्वेश्चंस जो थे 20 मार्क्स के, फिर 70, फिर 30। केमिस्ट्री में 49, 22, 49, और फिजिक्स में 33, 38, 49। नाउ द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अर्लियर, ये जरूरी नहीं है कि ये जो फिजिक्स के 49 क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन जितनी मुश्किल लग रही है उससे आसान कैलकुलेशन मैथ्स के 70 मार्क्स के क्वेश्चंस में मिलेगी ना। ये मैथ्स के मीडियम लेवल के जो 70 मार्क्स हैं, हो सकता है इनमें कैलकुलेशंस फिजिक्स केमिस्ट्री के डिफिकल्ट से भी ज्यादा मुश्किल हो। सो दिस इज डिफरेंट क्राइटेरिया यूज किया गया डिफिकल्ट को मार्क करने के लिए। सो डोंट जज लाइक दिस कि अच्छा मैथ्स का पेपर तो बहुत ईजी था, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो मार्क्स हैं आप इजीली समझ सकते हैं कि देखो 360 में से 102 मार्क्स तो इजी टू स्कोर थे, है ना। अभी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा तो यू विल रियलाइज कि कट ऑफ क्लियर करना एक्चुअली इजी था कि अगर अपन ने सिंसियरली सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है और हम बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज रखते हैं, तो इन कट ऑफ मार्क्स से आगे जाने का अपना जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हाई थे।
ये देखो, ये जो है ये स्प्लिट ऑफ मार्क्स है 11th-12th का। इंडिविजुअली हमने आपको बताया था, एंड यू कैन सी यहाँ पे पूरी समरी कि फिजिक्स वाज वेरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और मैथ्स और केमिस्ट्री वाज वेरी स्क्यूड कि 12th का ज़्यादा वेटेज है और 11th का कम है। बट इसमें एक बात वो ध्यान रखनी जो मैंने आपको बताई थी, इन 12th के मार्क्स में हो सकता है 11th के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, लेकिन बिकॉज 12th का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है तो वी हैव असाइंड 12th वाला चैप्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कट ऑफ मार्क्स। तो हमारे हिसाब से जो ओवरऑल पेपर था, केमिस्ट्री का पेपर लास्ट ईयर से हल्का सा डिफिकल्ट था। मैथ्स का जैसा कि सर ने बताया कि लास्ट ईयर से थोड़े से आप 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते थे, थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेवल नीचे आया था। और फिजिक्स का भी ओवरऑल समरी यही है कि जो पेपर था वो 2023 की तुलना में थोड़ा सा ईजी हुआ था, लाइक यू कैन अटेम्प्ट 4 और 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। तो अगर हम देखें कि CRL कॉमन रैंक लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ देखें जेईई एडवांस्ड क्वालिफाई करने की, तो वो जो कट ऑफ है वो अराउंड 90 से 100 के बीच में जाएगी। हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग 90 से 100 के बीच में जाएगी। और इसी को अगर आगे अपन बोलें कि ये तो कॉमन रैंक लिस्ट में कट ऑफ है जो कि क्वालिफाई होने के लिए, क्वालिफाई होना डज नॉट गारंटी कॉलेज मिलना, है ना। तो IIT में, किसी भी IIT में कोई भी लास्ट से लास्ट ब्रांच मिलने के लिए जो कट ऑफ है, तो फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशन OBC कैटेगरी की बात करें अगर, तो दैट शुड लाई समवेयर अराउंड 105 मार्क्स। 105 के आसपास जाना चाहिए, मतलब प्लस माइनस 5-10 मार्क्स तो हो सकता है, बट 5 मार्क्स का प्लस माइनस हम एक्सपेक्ट करते हैं। 105 मार्क्स के आसपास जाना चाहिए कट ऑफ फॉर गेटिंग अ सीट इनटू IIT, ठीक है। और जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें, द सेम थिंग जो OBC के लिए 105 बोला मैंने, जनरल कैटेगरी के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 115 से 120 मार्क्स के आसपास, इस रेंज में। सो दिस इज फ्रॉम व्हाट वी हैव एनालाइज्ड। हमने स्टूडेंट से बात करी, हमने पूरे पेपर की एनालिसिस करी, कंपेयर किया उसको 2023 से। तो आई थिंक ये एक एस्टिमेट आपको अच्छे से अंदाज़ा लगा देगा कि आप करेंटली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जो आपका ये जो फाइनल रिजल्ट आने से पहले का ड्यूरेशन है, उसमें जो एंजाइटी होती है, जो घबराहट होती है, उसको दूर करने में आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम अस, थैंक यू।